सिंपल। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजेश पालिया साहब और विकास सेठी साहब। स्वागत है आप दोनों का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले और शुरुआत कीजिए राजेश जी अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। बताएं सर, आज कौन सा शेयर आपकी लिस्ट में लॉन्ग टर्म के लिहाज से? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी एस्ट्रल पॉली। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक करेक्शन इस स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिला और स्टॉक का एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। और जिस तरीके से स्टॉक का बेस बना है करीब 1600 के आसपास, तो हम यहाँ से इसको बाय करने की सलाह देंगे, क्योंकि स्टॉक एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर देखें तो एक पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन नियर टर्म में एक करेक्टिव एक्शन जरूर देखने को मिला है। तो यहाँ से 1680 से 1640 की रेंज हम बाय करने के लिए इसको सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 1600 का, और हमें लगता है इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 1850 तक के। तो एस्ट्रल पॉली बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। टर्म के लिहाज से एस्ट्रल पॉली खरीदें, जिसका नाम बदलकर अब हो गया है एस्ट्रल लिमिटेड। सेम स्टॉक है, 1680 पर चल रहा है, 1640 तक अक्यूमुलेट करें, स्टॉप लॉस 1600 पर लगाएं, 1850 तक के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए राय। और सेठी साहब भी हमारे साथ है, सेठी साहब से भी उनकी पिक लेनी है। इससे पहले सेठी साहब, आपका शुक्रवार का स्टॉक जो क्लोजिंग वाले शो में हाइकल कमाल करता हुआ दिख रहा है, आज सुबह जैन साहब ने भी पसंद किया और उसके बाद हाइकल पर खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ सेदानी साहब ने भी दी। आप दोनों को धन्यवाद के साथ शुरुआत करिए और बताइए हाइकल पर पहले आपकी राय और उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। ये जो स्टॉक है फ्राइडे को जो आफ्टरनून के शो में 175 के लेवल पर कमेंट किया था और आज बाजार में 400 पॉइंट निफ्टी नीचे खुला, फिर भी मेरे जो टारगेट से 190 के वो अचीव भी हो गए शॉर्ट टर्म के टारगेट्स। और बाकी थैंक यू संदीप, थैंक यू सिद्धार्थ जी, जिन्होंने इस स्टॉक पे, जिनकी नजर भी पड़ी है इस स्टॉक पे। और मुझे लगता है ये दमदार स्टॉक है और मेरी तो आफ्टरनून को मुझे शॉर्ट टर्म पिक्स देनी होती है, इसलिए शॉर्ट टर्म टारगेट थे 190 के। बट जिन्होंने भी लिया हुआ है, मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ग्रेजुअली ये बहुत अच्छे अपसाइड दिखाएगा। लॉन्ग टर्म पे मैं बुलिश हूं और मुझे लगता है 250 तक के लेवल्स भी इसमें लॉन्ग टर्म में बिल्कुल देखे जा सकते हैं अनिल जी। ओके, तो 250 रुपए तक के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए होल्ड करें, 200-210 के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए आपको रखने चाहिए। बताएं सेठी साहब, आज की आपकी लॉन्ग टर्म पिक। अनिल जी, मेरी जो आज की लॉन्ग टर्म पिक है वो भी एक फार्मा कंपनी है। थोड़ा अनकवर्ड स्टॉक है, मतलब ज्यादा चर्चा नहीं होती है। स्टॉक कंपनी का नाम है अल्बर्ट डेविड। ये अभी स्टॉक का प्राइस है 415 रुपए का। एक अच्छी फार्मा कंपनी है, इनके पास एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है, ह्यूमन प्लेसेंटा से प्लेसेंट्रिक्स बनाते हैं। ये एक्सपोर्ट करती है 35 कंट्रीज को और जितने बड़े एमएनसी फार्मा कंपनीज हैं उनके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाई अप है। वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक सस्ता है, करीबन 20 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। बाकी रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, जीरो डेट कंपनी है, प्रोमोटर्स की अराउंड 61% की हिस्सेदारी है और प्लेज कुछ भी नहीं है। तो इस स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें लॉन्ग टर्म का टारगेट है 525 रुपए का। ओके, तो 525 का लॉन्ग टर्म टारगेट है अल्बर्ट डेविड। यहां पर खरीदारी की राय है सेठी साहब की तरफ से। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। पर कुछ 10 की कमाई के आइडियाज और लेते हैं। इस बार सिमी जी को क्या पसंद है ये जानना जरूरी है। सिमी जी बताएं कौन सा स्टॉक चुना है आपने? दीपांशु, आज के लिए मेरा 10 की कमाई का स्टॉक होगा सुबेक्स लिमिटेड, जो अभी 43 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे 10% का स्टॉप लॉस लेना है। इसमें मिनिमम 1 से 1.5 महीने का होल्डिंग पीरियड है और 10% का स्टॉप लॉस, मैंने बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ले लिया, 39 का स्टॉप लॉस ले लिया। 43 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मेरा जो टारगेट है वो 40% से 50% का होगा करंट लेवल से। मतलब मैं 54 से 59 का टारगेट में एक्सपेक्ट करूं, जो कि 1 से 1.5 महीने में पॉसिबल है। सुबेक्स मेरे तरफ से इस बार का 10 की कमाई का स्टॉक होगा। वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक काम कर रहा है, पिछले कई सालों का हाई पर है। मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए। 54 से 59 का टारगेट के लिए सुबेक्स को करंट लेवल पर खरीदने का सलाह। ओके, तो सुबेक्स ये है एक स्टॉक जो सिमी जी को आ रहा है पसंद। आइए जय से भी जानते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया। जय बताएं। दीपांशु, 10 की कमाई में मेरा आज का जो स्टॉक है वो है गुजरात अल्कली।
422 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, अभी इसको खरीदना चाहिए। आप देखिए आज जो लोअर लेवल से ये स्टॉक में एक रिकवरी आई है, बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट लास्ट वीक में हमने रेकमेंड किया था इसमें, आई एम श्योर कि काफी और भी लोगों ने रेकमेंड किया होगा इसमें, और वहां पे एक अच्छी तेजी देखने मिली थी। एंड वो जो ब्रेकआउट आया बड़ा वाला एक कंसोलिडेशन का, लगभग 8-9 महीने के कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट आया, वो ब्रेकआउट लेवल पर रिटेस्ट हुआ स्टॉक में और एक रिवर्सल दिखा रहा है। सो दैट क्लियरली शोज के लोअर लेवल्स पर एक बाइंग इंटरेस्ट है स्टॉक में। इनफैक्ट एक और चीज जो बहुत ही अच्छी है ये स्टॉक की, वो है कि लास्ट वीक में जो एक वॉल्यूम्स देखने मिले हमें ब्रेकआउट के साथ, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है स्टॉक में। और इनफैक्ट 2005-2006 के बाद इतने बड़े वॉल्यूम्स, इतने बड़े, मैं कहूंगा कि चार्ट के ऊपर जो वॉल्यूम के बार्स होते हैं, इतने बड़े बार्स लगभग 15 साल के बाद देखने मिले। तो दैट क्लियरली शोज के काफी सालों के बाद एक बाइंग इंटरेस्ट इतना बड़ा आया है स्टॉक पे। तो इस स्टॉक में और भी काफी जगह है ऊपर जाने की। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 2 टारगेट्स दूंगा इसके मैं, 483 एंड 524। ये 2 टारगेट्स के लिए गुजरात अल्कली को खरीदना है। 384 जो आज लो बना है स्विंग लो, उसी का एक स्टॉप लॉस लगाना है क्लोजिंग बेसिस पर। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात अल्कलीज में खरीदारी करने की राय। फेवरेट स्टॉक है जय का, और जय के अलावा ये सच्चिदानंद तकर ने भी कई बार आपको रिकमेंड किया है खरीदारी करने के लिए। आज स्टॉक में दिखाया कमाल का एक्शन, 483 और 524, ये 2 बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए वक्त है पोजिशनल पिक का। राजेश जी ने एस्ट्रल लिमिटेड या एस्ट्रल पॉली ये दी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से 1850 के टारगेट के साथ। राजेश जी बताएं सर आपका पोजिशनल स्टॉक। जी, तो अनिल जी पोजिशनल स्टॉक होगा सिंजिन। सिंजिन का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक अपने सारे शॉर्ट टू मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन हुआ है 500 के आसपास। अगर डेली वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक ने नियर टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिए, और स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट पिछले 2-3 सेशन से जो देखने को मिला है, ये दर्शाता है कि स्टॉक अब यहां से 640-660 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो सिंजिन बाय करने की सलाह रहेगी करंट लेवल पे, और थोड़ा और भी अगर डिप आता है तो इसको ऐड करें। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 575 के आसपास। तो 600 से 590 तक अगर ये स्लाइड भी होता है कोई वॉलेटिलिटी में तो वहां पे भी इसको ऐड करें। 575 का स्टॉप लॉस रखें। 660 तक के लक्ष्य हमें लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो 660 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें सिंजीन इंटरनेशनल। ये है एक काउंटर जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। तो फार्मा पर ही फोकस बना हुआ है फ्रंट एंड सेंटर। 10 की कमाई। बंसल जी भी आज एक स्टॉक दे रहे हैं। बंसल जी बताएं कौन सा स्टॉक चुना है आपने? दीपांशु, मेरा स्टॉक है लुपिन। लुपिन का टेक्निकल रुझान काफी अच्छा है। नीचे में एक अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है। इन्हीं स्तरों पर इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। इसका एक बड़ा चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 1120 के ऊपर की जब क्लोजिंग आएगी तब 1450, 1500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जो छोटे निवेशक होते हैं वो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक को पकड़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि ब्रेकआउट से पहले धीरे धीरे करके करेक्शंस पे एक्यूमुलेट करें। तो लुपिन पर खरीदारी की राय है और ब्रेकआउट के स्तरों पर नजर रखें। 40 के आसपास लुपिन ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लुपिन जय ठक्कर को भी आज पसंद है और यहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। 10 की कमाई के तौर पर 6 से 12 महीने के लिए 1450 और 1500 रुपए तक के बड़े टारगेट लेकर चले आप लुपिन पर, यह मानना है राकेश जी का भी। आइए बढ़ते आगे। अब वक्त है आपके लिए पोजिशनल स्टॉक सेठ साहब से लेने का। लॉन्ग टर्म के लिए अल्बर्ट डेविड पसंद किया है 525 के टारगेट के लिए। सेठ साहब बताएं पोजिशनल स्टॉक आज के लिए। बिल्कुल अनिल जी, जो मेरा आज का पोजिशनल स्टॉक है, इस स्टॉक को मैंने पहले भी रिकमेंड करा है। स्टॉक का नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन। ये स्टॉक मैंने 600 के लेवल्स पर आइडेंटिफाई करा था, 2-3 महीने हुए होंगे और वहां से 50% का अपसाइड ऑलरेडी इस स्टॉक में आ चुका। अभी 885, 888 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक दमदार कंपनी है, फ्रेंच मल्टीनेशनल ग्रुप कंपनी है सेंट गोबेन की। प्रोमोटर की हिस्सेदारी है 51%। ये कंपनी बनाती है एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्टरीज, सेरामिक्स, सिलिकॉन कार्बाइड। और अभी खबरें थी कि इन्होंने मतलब ओवर द वीकेंड एक जापान की कंपनी है शिनागावा रिफ्रैक्टरीज, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर में एक प्लांट इनका ऑपरेशनल शुरू हुआ ऑपरेशंस उसमें। और ये जो रिफ्रैक्टरीज है वो स्टील सेक्टर को कैटर करने वाला प्रोडक्ट है, जो कि स्टील की डिमांड के साथ वहां पे एक दमदार इनको फायदा हो सकता है। बाकी एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, डेट फ्री है कंपनी और रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 23% का, और एमएनसी कंपनी होने के कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इश्यूज नहीं है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करें। मेरा इसमें पोजिशनली
950 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना है 860 रुपए। ओके 860 के टारगेट के साथ ग्राइंडवेल नॉट 860 के स्टॉप लॉस के साथ माफ कीजिएगा ग्राइंडवेल नॉटमेंट पर करें खरीदारी 950 के टारगेट के लिए फिलहाल 900 के करीब आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यह है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से उनकी पोजिशनल पिक। थोड़ी देर में शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेंगे पालविया साहब सेठी साहब की तरफ से, पर उससे पहले आज के जो कुछ अहम नतीजे आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रू इसके नतीजों पर है हमारी नजर। आइए चलते हैं देवांशी के पास जानने के लिए आईसीआईसीआई प्रू से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। देवांशी बताएं, यूजुअली Q4 में तो अच्छे ही रिजल्ट्स आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, आईसीआईसीआई प्रू से क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल दीपांशु, इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि क्लेम रेशियो थोड़े से ज्यादा होंगे और आप देखिए जो क्लेम सेटलमेंट है इस पर नजर जरूर रहेगी कि कंपनी ने कितना सेटलमेंट किया है अब तक और अब तक कितना आउटस्टैंडिंग है आने वाले साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए इनके जो प्रीमियम्स है उसमें बढ़त होती हुई दिखेगी। साथ ही आप देखिए कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, इसका भी फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। नेट प्रीमियम इनकम में करीब 14 से 15% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है और जो मुनाफा है वो इस बार करीब 65% से लेकर 70% बढ़ सकता है। वो इसलिए भी क्योंकि पिछले साल इनका जो बेस था वो काफी कम था मुनाफे का और इसके चलते आपको बड़ी ग्रोथ देखने मिलेगी। लेकिन अगर आप तिमाही आधार पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, स्थिर ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। 300 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। न्यू बिजनेस प्रीमियम में बढ़त होगी, साथ ही एक्सपेंस रेशियो इस बार काफी स्थिर रहेगा और इसका फायदा कंपनी के मार्जिन्स में भी आता हुआ दिखेगा। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स में थोड़ी सी बढ़त का अनुमान है और जो लो बेस है उसके चलते मुनाफा तो इस बार थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन देखना होगा कि आने वाले टाइम में कंपनी की जो कमेंट्री है डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके, साथ ही इनके नए प्रोडक्ट्स को लेके किस तरह से एक्सपैंड कर रही है, इन सब पर खास फोकस होगा। क्लेम सेटलमेंट जैसे मैंने कहा सबसे अहम बात होगी देखनी। बिल्कुल, क्लेम सेटलमेंट किस तरह का होगा वो एक अहम फैक्टर होगा एंड इस मूड माहौल में किस तरह की अर्निंग्स रही इंश्योरेंस कंपनी से वो काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर होना चाहिए। एक बार जरा चार्ट पर भी राय दें जय। पिछले हफ्ते थोड़ा हमने बाउंस बैक जरूर देखा था, पर यूजुअली हम देखते हैं 450-460 के करीब एक रेजिस्टेंस भी आ जाती है आईसीआईसीआई प्रू में। फिलहाल आज के मूड माहौल के हिसाब से देखें तो उतनी गिरावट नहीं है। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके लिए? जय सवाल आपके लिए था। आईसीआईसीआई प्रू कौन से हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, चार्ट्स क्या कह रही हैं आईसीआईसीआई प्रू की? जी दीपांशु आईसीआईसीआई प्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो फॉलिंग चैनल में जो हिसाब से ट्रेड कर रहा है, एक नेगेटिव बायस के साथ वो भी ट्रेड कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है देखिए इसमें जो भी हमें रिकवरी देखने मिली वो करेक्टिव रिकवरी थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक में 417 के जो प्रीवियस लोज बने थे वो ब्रेक होंगे एंड ये स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट करीब 399-400 के पास है, वो लेवल्स आएंगे, वहां पे टेस्ट होगा, वो लेवल्स के आसपास इसको खरीदना चाहिए। ये लेवल सही नहीं। मैं एक और चीज आपको कहूंगा कि ये स्टॉक अपने 50 डेमा और 200 डेमा के नीचे भी ट्रेड कर रहा है ऐसे और अगर कुछ दिन और ऐसे ही ट्रेड किया और नीचे नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करेगा तो शायद हमें डेथ क्रॉस ओवर भी देखने मिले इसमें, आप अपना 50 डेमा 200 डेमा को क्रॉस करेगा। सो एज ऑफ नाउ तो अवॉइड करना चाहिए। अगर ये स्टॉक में गोइंग फॉरवर्ड 450 के ऊपर कहूंगा ब्रेकआउट आया तो लेंगे, अदरवाइज इसको लॉन्ग साइड पर अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई प्रू। नतीजों का इंतजार करते हैं, अगर ब्रेकआउट आया तो फिर आप और बढ़िया लेवल्स इस काउंटर पर आते हुए देख सकेंगे। चलिए आईसीआईसीआई प्रू पर नजर है, कुछ और नतीजे आएंगे उसके बारे में भी थोड़ी देर में बताएंगे। शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेनी है सेठी साहब पालविया साहब की तरफ से, पर उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक के लिए। 2 मिनट में लौटेंगे हम, भरपूर मार्केट एक्शन आना बाकी है अभी।
स्वागत है आपका एक बार फिर से। और बाजार इस वक्त कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। कोई खास रिकवरी आती हुई नहीं दिखी है। हल्का निचले स्तरों से सुधरने की कोशिश की है। 60-70 पॉइंट निफ्टी ऊपर आया है। बैंक निफ्टी लगभग समझ सकते हैं आप 200 पॉइंट ऊपर आया है, लेकिन फिर भी ऊपरी स्तरों पर भी प्रॉफिट बुकिंग लगातार बिकवाली भी आती हुई नजर आ रही। तो साइजेबल रिकवरी नहीं है, वैसे ये कह सकते हैं कि गिरना बंद किया है अहम लेवल के आसपास, ये आपके लिए है। स्टॉक्स जो कमजोर हैं वो अभी भी कमजोर है, स्पेशली बैंक्स, एनबीएफसी। जो मजबूत है वहां हल्की फुल्की खरीदारी फार्मा, आईटी, एफएमसीजी में चुनिंदा शेयरों में आती हुई दिख रही है। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में दो खास मेहमान हमारे साथ है, राजेश मालविया साहब, विकास सेठी साहब। वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स का। राजेश जी ने एस्ट्रल लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, सिंजिन पोजिशनल पिक है राजेश जी की तरफ से, और अब वक्त है शॉर्ट टर्म पिक लेने का। राजेश जी बताइए शॉर्ट टर्म में कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? अनिल जी, हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर से ही स्टॉक रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, और वो रहेगा थायरोकेयर का। अगर ये स्टॉक का सेटअप देखें तो जनवरी के स्विंग हाई इसने क्रॉस किए। पिछले 3 वीक से स्टॉक जिस तरीके से एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए। कोई भी करेक्टिव एक्शन, माइनर डिप भी मिलता है तो ऐड करें। 1010 के स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और हमें लगता है कि इसमें शॉर्ट टर्म में 1140 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म सेटअप पॉजिटिव है। और अगर हम इसका नियर टर्म सेटअप भी देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग एक्शन बना है लोअर साइड से 1100 के आसपास, जो 1000 के आसपास जो बेस बना के स्टॉक में कंटिन्यूस 3 वीक से बाइंग एक्शन उसी लेवल से बनते हुए दिख रही, हमें लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। 1140 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। 40 के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए, यानी कि यहां से भी लगभग 100 रुपए की तेजी आपको थायरोकेयर में आती हुई दिख सकती है। थायरोकेयर, डॉक्टर लाल दोनों में ही आज जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। फार्मा हेल्थ केयर पर पूरा फोकस है। पर सीमेंट स्टॉक्स की हम बात करें, आज सुबह आपको एसआईपी स्टॉक्स में एक बढ़िया सीमेंट स्टॉक के बारे में बताया, ओरिएंट सीमेंट, वहां पर रखनी है नजर। पर सेक्टर के दिग्गज एसीसी के आज आने वाले हैं नतीजे, तो एक बार वहां पर भी नजर डाल लेते हैं। मानसी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए कैसे रह सकते हैं एसीसी के नतीजे। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, एसीसी के नंबर्स के साथ ही सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे और नतीजे का अनुमान जो है अच्छा है। मांग बढ़ने से सालाना आधार पर वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी देखने की संभावना है। वॉल्यूम्स में सालाना आधार पर कुल 19% ग्रोथ का अनुमान लगाकर हम चल रहे हैं। इनफैक्ट रियलाइजेशंस भी 3% तक सुधरते हुए दिखेंगे। पेटकोक कीमतों में बढ़त से उत्पादन खर्च जो है वहां बढ़त दिख सकती है। करीब 1.44% की यहां पर इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी का आशंका यहां पर जताकर चल रहे हैं। लेकिन मजबूत वॉल्यूम्स और बेहतर रियलाइजेशन है जो है वो नतीजों को काफी हद तक सपोर्ट करेंगे। आय पर इसका एक इंपैक्ट दिखेगा, 4.4% की बढ़त देखी जा सकती है। और साथ ही मजबूत वॉल्यूम्स और बेहतर रियलाइजेशन के ही चलते और लो इंटरेस्ट कॉस्ट से मुनाफा भी बढ़ता हुआ दिखेगा। करीब 10% की बढ़त मुनाफे के फ्रंट पर देखी जा रही है। 17% मार्जिन जो है वो बढ़कर 18 से 19% तक जाते हुए दिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर नजर रखनी है। कोरोना के चलते कंपनी और सेक्टर का प्रदर्शन कैसा रहता है इस पर फोकस होगा। सीमेंट की मांग और वॉल्यूम्स की स्थिति पर फोकस होगा। और कंपनी की न्यू डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो काफी सरप्राइजिंग है। 3 मिलियन टन पर एनम की क्लिंकर कैपेसिटी का ग्रीनफील्ड प्लांट जो है वो कैलेंडर ईयर 2022 तक शुरू होने की उम्मीद है। तो क्लियरली फोरकास्ट भी अच्छे कंपनी के और इस तिमाही के नतीजे भी अच्छे आते हुए जरूर दिखेंगे। एसीसी के नतीजों का अनुमान, नतीजों से पहले एसीसी में खरीदारी या बिकवाली करने का कोई मौका बनता है? वागले साहब जरा देखिए चार्ट्स और दीजिए अपनी राय एसीसी पर। 1850 के आसपास हैं फ्यूचर्स। अनिल जी, नई कंसोलिडेशन फेज में है। मुझे 1910 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है, तो प्ले करना है तो उसके ऊपर ही मोमेंटम अगर कैच करना है तो मुझे नहीं लगता है वो क्रॉस कर पाएगा। 1820 1910 ये मेरे लिए रेंज है। कुछ चार्ट में कुछ नहीं दिख रहा है। 1820 1910 ये है रेंज जिसके लिए आपको तो या तो 1820 आने दें या 1910 आने दें, फिर देखेंगे क्या करना है। तब वागले साहब से फिर से पूछेंगे। तब तक पूछते हैं सेठी साहब से कि उन्हें कौन सा पसंद है शॉर्ट टर्म के लिए कैश मार्केट में। अल्बर्ट डेविड ये लॉन्ग टर्म पिक है वागले साहब, माफ कीजिएगा सेठी साहब की, और ग्रीनवेल नॉर्टन ये है आपके लिए पोजिशनल स्टॉक। सेठी साहब बताएं शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा शॉर्ट टर्म पिक है स्टॉक का नाम है आइनियस स्टाइरोल्यूशन, जो कि अभी 1060 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त कंपनी। इस स्टॉक को मैंने हाल ही में 900 के लेवल्स पे भी रिकमेंड करा था और वहां से एक अच्छी तेजी इसमें हुई है। बट आज वापस से पिक करने के पीछे एक कारण है। एक तो ये कंपनी एबीएस बनाने वाली कंपनी है। एबीएस ये जो प्रोडक्ट है ये होम अप्लायंसेस और
ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम आता है। भारत में दो ही कंपनियां ये प्रोडक्ट बनाती है, एक है आइनियोस और दूसरी है बीईपीएल। कल रविवार को बीईपीएल जो कि दूसरी कंपनी है उसके नतीजे बेहद बेहद चौंकाने वाले नतीजे थे। इस क्वार्टर में प्रॉफिट डिक्लेयर किया 163 करोड़ का, जो कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर आप मैं बीपीएल की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर FY20 में 66 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में 163 करोड़ का। तो इस तरह की दमदार एक ड्रीम रन इन कंपनियों के साथ चल रहा है। एबीएस के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, कोरिया से भी कुछ सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है। और ये आइनियोस तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यूके का पेरेंट है इनका, और पेरेंट ने डीलिस्टिंग का भी प्रपोजल पहले लॉकडाउन के दौरान किया था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो मुझे काफी वैल्यू नजर आती है। हालांकि मैंने ये शॉर्ट टर्म के तौर पे आज दिया है 1060 के लेवल पे, और मुझे लगता है 1125 तक के लेवल्स तो बहुत ही जल्दी आ सकते हैं, बट इसका मुझे लगता है रिजल्ट्स तक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। रिजल्ट्स इसके भी चौंकाने वाले होंगे और स्टॉक को और भी अच्छे अपसाइड वहां से दिखा सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से 1125 का टारगेट, स्टॉप लॉस रखना है 1020 रुपए। तो ये है आपके लिए शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर आइनोस स्टाइरोलेशन, ये स्टॉक यहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती है। ये बेहतरीन स्टॉक है जहां पर फोकस करिए। 1125 ये होगा आपका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और स्टॉप लॉस 1020 का लगाना ठीक रहेगा। ये एक बेहतरीन पिक आती हुई। आइए बढ़ते हैं आगे। थोड़ी देर में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे मेहरबून ईरानी साहब। बाजार और कोरोना इस खास सीरीज में हम उनसे बातचीत भी करेंगे। कुछ और बेहतरीन पिक्स भी आपके लिए आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बाजार थोड़ा संभलने की कोशिश करते हुए निफ्टी वापस 14,300 के करीब आपको आते हुए दिख रहा है, और बैंक निफ्टी पर भी निचले स्तरों से लगभग 200-250 पॉइंट्स की रिकवरी आते हुए दिख रही है। अभी भी 1300 पॉइंट्स का कट है, पर वापस 30,700 के करीब बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले 30,500 के भी नीचे गया था, तो थोड़ा निचले स्तरों से बाजार को सहारा जरूर मिला है इस समय, बट लगभग सभी सेक्टर्स में है बिकवाली का दबाव। हल्का सा सपोर्ट फार्मा और आईटी शेयर्स की तरफ से आते हुए दिख रहा है। क्यों है बाजार में इतना डर, और इस गिरावट की बड़ी वजह जिस तरह से कोरोना के मामले फैल रहे हैं और लगभग हर राज्य में कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में ही थोड़ी और जानकारी लेते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ तैयार हैं ये बताने के लिए कि ये नई रेस्ट्रिक्शंस और कोरोना की लहर की वजह से कौन से सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव आ रहा है और कौन से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। वरुण बताइए, नई लहर की वजह से कहां पर हमें नजर रखने की जरूरत है? डेफिनेटली दीप, जब से नई लहर शुरू हुई है तो काफी सारे सेक्टर्स है जिसपे इम्पैक्ट आया, और अब तो जो नंबर ऑफ केसेस है वो लगातार नए हाइज बनाते जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक्चुअली हमने जो अप्रैल 1 से अप्रैल 15 यानी कि अप्रैल के पहले 15 दिनों का डेटा निकाला और ये आंकने की कोशिश की कि किस सेक्टर पे कितना इम्पैक्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो एफएमसीजी सेक्टर पे हुआ है, जहां पे डिमांड में जोरदार बढ़ोतरी देखने मिली। और एफएमसीजी सेक्टर में खासकर पैकेज फूड, हाइजीन प्रोडक्ट्स और साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट्स है उनकी मांग में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, जैसे कि च्यवनप्राश, शहद, आयुर्वेदिक चाय जो होती है, आयुर्वेदिक टी जो होती है, उसकी मांग में अप्रैल के महीने में करीब 60% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो जाहिर सी बात है इसका फायदा डाबर जैसी कंपनीज को होगा। टॉयलेट सोप्स या फिर बाकी सोप्स जो है, जो कि हम बोलते हैं कि बार बार हाथ धोना चाहिए कोरोना से बचने के लिए, उसकी मांग में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, करीब 157% के आसपास की। तो उसका इम्पैक्ट HUL, गोदरेज कंज्यूमर जैसे प्रोडक्ट्स में होगा। मास्क, यहाँ मास्क की जो बिक्री है उसमें करीब 73% की बढ़ोतरी जो है केवल अप्रैल के पहले 15 दिनों में देखने मिली है। तो जाहिर सी बात है 3M इंडिया जैसे कंपनी को फायदा होगा। हालांकि मास्क तो काफी सारी कंपनियां भी बनाती है, लेकिन ये वो N95 मास्क बनाती है। बिस्कुट जो चिप्स है उसकी मांग में करीब 10 से 20% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और बाकी पैकेज फूड की मांग में करीब 30 से 40% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। पावर सेक्टर, देखिए वैसे तो काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद है, लेकिन फिर भी पावर की जो मांग है अभी भी मार्च के मुकाबले जितनी थी उतनी ही ऑलमोस्ट फ्लैट है। हालांकि लो बेस के चलते साल दर साल 45% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लॉजिस्टिक सेक्टर जो है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि जो ट्रक की डिमांड है उसमें 50% की कमी आई है। और हर रोज अगर एक डेटा जो मैं पढ़ रहा था उसके मुताबिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसको हर रोज करीब 300-315 करोड़ के आसपास का नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसी का इम्पैक्ट जो है पेट्रोल, डीजल और गैस सेक्टर में देखने मिला है, जहां पे मार्च के मुकाबले अप्रैल के पहले 15 दिन में
गैस की खपत में 5% की गिरावट हुई है, पेट्रोल डीजल की खपत में करीब 3%, एलपीजी की खपत भी गिर गई है 6.5% की गिरावट, और कहीं ना कहीं जेट फ्यूल की जो खपत है उसमें भी 7.5% के आसपास की गिरावट हुई है। तो एफएमसीजी एज ए स्पेस तो अच्छा कर रहा है, पावर सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, लेकिन लॉजिस्टिक्स हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है, यहाँ पे मांग कम हुई है। तुम रिसर्च वरुण आपके तो मतलब खाने पीने की चीजों की डिमांड बढ़ रही है, कहने का मतलब ये इन शॉर्ट, राइट? हाँ अनिल जी, वो तो बढ़ना ही था और वो बढ़ भी रही है, दिख भी रहा है। अब तो अनिल जी ये देखो चमनप्राश शहद लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, वहाँ 60% के आसपास की बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, जहाँ भी लगे कि जिस किसी चीज से इम्यूनिटी बढ़ सकती है तो थोड़ा वो खा लो। अच्छा, थोड़ा स्टोर भी कर रहे होंगे, ये रख भी रहे होंगे, पता नहीं लॉकडाउन हो जाए, कुछ हो जाए तो थोड़ा सही बात एडवांस। है। बिल्कुल, तो ये है सिचुएशन इस वक्त एफएमसीजी स्टॉक्स की। एक बार जैन साहब से भी राय ली जाए। जैन साहब, क्या एफएमसीजी शेयरों में कहीं आपको मौका दिखता है खरीदारी करने का? नहीं, बिल्कुल। वैसे तो देखिए अनिल जी, एफएमसीजी शेयर्स तो मौका अगर खरीदारी का नहीं है तो ये भी जरूर है कि जिन्होंने ले रखा है वो बिकवाली नहीं करे, और कहीं ना कहीं डिक्लाइंस आए मार्केट के करेक्शन के साथ सभी पिसीजते हैं, बट फिर भी ये रेजिलिएंट रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आईटी, फार्मा, एफएमसीजी ये सेक्टर है जहां पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो डाबर है जहां पे ये इम्यूनिटी, हनी और ये जो अभी थीम चल रही है, और इवन आईटीसी मतलब वैसे तो देखिए सदाबहार स्टॉक है हमारा, सबका ओवर रिकमेंडेड स्टॉक है, वहां पे नहीं ध्यान देते हुए मैं मैरिको और पर्टिकुलरली एग्रोटेक फूड्स की आज बात हो रही थी, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। फिर मुझे लगता है अमृतांजन है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। सो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब में कहीं ना कहीं डिक्लाइंस पे रणनीति अपनाए। जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखें, अननेसेसरी पोजीशंस भी ऐड नहीं करें। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फायदा वैसे होगा, ये सब चीजें प्राइसेस में कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड। आपके लिए एफएमसीजी शेयरों पर आइए अब वक्त है बाजार और कोरोना, ये खास सीरीज। हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी सर कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मेहरबून सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले बाजार पर ही एक डायरेक्शन के लिहाज से राय ली जाए। कोरोना की ये जो दूसरी लहर एक साल बाद फिर से परेशान कर रही है, कितना बड़ा खतरा है बाजार के लिए, कैसे देख रहे हैं आप डायरेक्शन? आई थिंक सबसे पहले अनिल जी एक बार एक्सेप्ट कर देना चाहिए कि हम में से किसी ने भी ये फैक्टर नहीं किया था कि एडिशनल स्लोडाउन आएगा, फिर से इंक्रीज फंडिंग नीड्स हो जाएगा सारे प्लेयर्सों का। एब्सोल्युटली। आई थिंक इसी के कारण थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा अपसेट हो गया है, एंड पॉसिबली कहीं पर एक ओवर रिएक्ट भी कर सकता है। हाउ फास्ट ये सेकेंड वेव कूल्स ऑफ, इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन का स्प्रेड, ये सारा मुद्दा इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी के लिए। अगर आप मुझे पूछे तो आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडियन मार्केट्स को ये है कि इंडियन मार्केट्स आज तक कुशन हुआ है लार्जली बिकॉज ऑफ यूएस स्टॉक्स। तो अगर ये पैंडेमिक इंडिया में रेस्ट्रिक्ट होती है, एंड आई पर्सनली बिलीव थोड़ी सी नंबर्स और बढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़े से स्टेट से जो एक्शन में आ सकते हैं नंबर्स में, तो ये नंबर्स बढ़ने से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी और बढ़ सकती है शॉर्ट टर्म में। बट एट द एंड ऑफ इट ऑल फील दैट इफ इट इज इंडिया सेंट्रिक, ये सेकेंड वेव कोविड, आई थिंक द करेक्शन डिप जो भी आप कहो विल बी बॉट इनटू। लेकिन डर इस बात का है कि अगर ये सेकेंड वेव कोविड डेवलप्ड मार्केट्स में स्प्रेड होता है, देन डेफिनेटली द करेक्शन फॉल कुड बी डीपर। दूसरा बात है कि मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि एक इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आई थिंक ग्लोबली बढ़ रहा है, एंड आई ऑलवेज स्टेटेड इन्फ्लेशन इज अ कैंसर फॉर इक्विटी मार्केट्स। बट अभी भी मैं मानना चाहूंगा, आप मुझे ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हो कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है वो शायद ट्रांजिशनल है, क्योंकि लास्ट ईयर बेस इफेक्ट था, एंड बेस इफेक्ट के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ लग रहा है। बट इफ गॉड फॉरबिड ये और भी इन्फ्लेशन सर्ज होते जाएगा और कोविड ग्लोबली स्प्रेड होते जाएगा, देन आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वरी, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न। बट एट द एंड ऑफ इट ऑल मेरा मानना था, आज भी मानना यह है कि वी विल हैव एन इंटरमीडिएट बॉटम coming in place, whether it is 15 days away, 1-2 महीना लगता है, कहना डिफिकल्ट है, it all depends on the spread of COVID, but ये intermittent bottom के बाद we will have a very deep broad
bull market surfacing over the next maybe 1, 2, 3, 4 years. But उसके पहले एक intermittent bottom बनना जरूरी है. Market थोड़ा जल्दी से बढ़ भी गए थे. So I think we were all expecting a correction fall, but not because of this factor. अब ये factor आने से फिर से घबराहट हो गई है. So कहीं पर market में make a sharp intermittent bottom before consolidating and then moving up further. तो बस ये एक बड़ी रिस्क है और इस रिस्क की वजह से एक बाजार करेक्शन दिखा सकता है। क्या लगता है मेहरबान सर, करेक्शन मतलब कितना, क्या लेवल कितना हो जाए तो मान ले कि हाँ बढ़िया है, अब यहाँ पर तो ले लेना चाहिए। 2020 में मिस कर दिया, 2021 में अच्छा मौका दिया, तो वो कुछ ऐसा बॉलपार्क फिगर या रेंज ऐसा कुछ दिमाग में है सर? आई थिंक जोर से मार्केट बढ़ भी गया। आई थिंक 200, 300, 400 पॉइंट निफ्टी में हर दूसरे दिन की बात हो जाती है। वॉलेटिलिटी से हम कहते हैं, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए परसेंटेज में। अगर 3% भी फॉल होता है निफ्टी तो करीबन 400-500 पॉइंट हो जाता है। सो वेदर वी गो टू 13,200, 13,500, 13,800 कहना डिफिकल्ट है, लेकिन मेरा क्लियर मेरा अभी भी व्यू है कि द बुल मार्केट इज सर्टेनली अहेड ऑफ अस. So I personally believe if stocks dip very sharply, people will have to learn to somewhere buy it. Not because के 2020 में काफी लोग ने मिस आउट किया था, जो बिल्कुल मिस आउट किया था, अच्छे लोग डर गए थे और काफी लेट से फिर से मार्केट में आए थे। और रॉबिनहुड इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैसा बना के, क्योंकि उन लोगों के पास हिम्मत थी और हिम्मत की कीमत होती है। बट if you allow me to state, I think if you ask me to give you a number, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट कुछ possibly shed over the next maybe 15, 20, 30 days, जहां पे पब्लिक कहेगी चलो अभी कंसोलिडेशन फेज में जाना चाहिए, जिसको बेचना था बेच दिया है, अभी पैसे फिर से लगाओ। Could be a 13,500 to 13,800. I'm not ruling it out, but I'm not saying people have to wait for that level. 13,500, 13,800 आए तो बहुत बढ़िया है, और तब तक भी अगर आपको अच्छे स्टॉक्स बढ़िया करेक्शन दिखा दे तो ले ले। नतीजों का सीजन शुरू हो गया है, कैसे देख रहे हैं रिजल्ट सीजन को? एक तो ये इस क्वार्टर के जो आएंगे सर वो, दूसरा अब बदले हुए माहौल में आउटलुक के लिहाज से क्या खास नजर रखनी है सर? अभी तक रिजल्ट सीजन जो भी आया है बिल्कुल ठीक है। आई थिंक बट एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, और एक्सपेक्टेशंस के कारण स्टॉक्स भी काफी जोर से बढ़ गए थे। हमने खुद देखा कि टीसीएस और इन्फोसिस को मार्केट में कैसे करेक्शन आया, डिस्पाइट नंबर्स व्हिच नोबडी कैन कंप्लेन ऑन। रिजल्ट्स आएंगे अच्छे, जनवरी और मार्च के क्वार्टर के 100% आएंगे। आई थिंक पॉसिबली इन सम केसेस दे मे एक्सीड एक्सपेक्टेशंस आल्सो। लेकिन जो हम लोग रिकवरी सोच रहे थे 2021-22 में, आई थिंक वो थोड़ी सी रिवर्स गियर में जाएगी, एटलीस्ट पॉसिबली इन द फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज अप्रैल टू जून, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस इन क्वाइट अ फ्यू रीजन्स एंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो वहां पे एस्टिमेट कम होने के कारण आई थिंक जो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, काफी डिस्काउंट हो चुके हैं, एंड लुकिंग गोइंग अहेड, अगला 1-2 क्वार्टर में अगर तकलीफ अगर दिखती है मार्केट को, तो पॉसिबली द स्टॉक्स डिस्पाइट गुड नंबर्स में नॉट गो अप। सो आई फील अप्रैल टू जून, forget GST numbers and all, which are clear-cut reflection of higher prices. I'm not talking of the macro numbers, I'm talking of corporate numbers. मुझे लगता है अप्रैल से जून में जो expectations थी, I think those expectations will have to be tempered down, will have to be tamed down, and I think possibly people will talk of at least a 10 to 15% fall or reduction as compared to their earlier estimates. So अगर estimates कम होते हैं, it's but obvious कि stock prices में थोड़ा pressure आगे चल के जरूर बन सकता है। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है, नतीजों के लिए आज से एक्शन अब तक तो ठीक है। बढ़ने के लिए रीजंस क्या होंगे? चलिए, कमजोरी के लिए तो मान लिया कि थोड़ा बहुत कोरोना का इम्पैक्ट हो सकता है, मार्केट में यहां से तेजी होनी है तो किस वजह से होगी? आई थिंक मार्केट में तेजी इसलिए आएगी कि अल्टीमेटली एक साइक्लिकल बुल मार्केट विल कम इन फ्रंट ऑफ अस। द क्वेश्चन इज, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, कॉर्पोरेट्स हैव ब्रॉट डाउन देयर डेट over a period of time. Corporates are ready to play the next economic cycle. The economic cycle शुरू होने वाली थी, that was the possible thinking which we had, and now the second wave has come. Inflation is a problem. Now, if inflation remains in check, bond yields जो यूएस में बीच में बढ़ गए थे, वो थोड़े से टेम्पर डाउन हो गए हैं। If we don't see any increase in interest rates coming, जो मेरा पर्सनल मानना नहीं आएगा, and RBI is doing a fantastic job in keeping bond yields in check. साथ में Indian bonds are likely to be included in the global bond index. Large flow of money can come in. ये सारे expectations, and if they play themselves out
well, and if coronavirus second wave in India remains in check over the next 1-2 months and globally spread near, I think somewhere the markets will bottom, and you and me possibly, Anilji, I think we will start looking and say, oh, this was one more opportunity which came our way और हम लोग ने मिस कर दिया. तो somewhere जैसे मैंने कहा, people will have to learn to go and buy. आज के तारीख में मुझे लगता है लोग यही सोच रहे हैं कि चलो डर लगता है जाके फार्मा खरीदो, तो फार्मा could be a good defensive bet. लोग FMCG लेंगे possibly, और IT after some more correction people will go and buy into it. जो पिछली बार 2020 में भी हुआ था. लेकिन मेरा मानना है कि ultimately फार्मा, yes, पिछले 3 महीने से फार्मा stocks have not performed despite the markets having gone up. So pharma would be a good bet. I'm not saying no, but अगर किसी को कुछ लेना है तो I would still go with my specialty chemical sector, जो मुझे business wise बहुत attractive लगता है. और अगर bull market में आप believe करते हो मेरी तरह कि ultimately bull market ऊपर कर आएगी जो लंबी चलेगी after this present fall, then somewhere I feel the old economy and cyclical stocks will relatively outperform even sectors like FMCG and all, which are according to me seemingly are looking very expensive. ओके ऐसे में जब इन्वेस्टमेंट करना है सर, बताएं आपकी पसंदीदा थीम्स, शेयर कौन से पसंद है आपको? आई थिंक मोमेंटम अगर किसी को प्ले करना, मैं समझता हूँ मेटल्स में एक्शन और भी चलकर रहेगी. आई थिंक मेटल्स पॉसिबली हैव नॉट टॉप्ड आउट, मेटल स्टॉक्स हैव नॉट टॉप्ड आउट. लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा डर लगता है, डिफेंसिव लेना है, तो मैं फार्मा रिकमेंड इसलिए करूंगा क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना अनिल जी, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर नॉट ऑब्जर्व्ड कि पोस्ट दिसंबर और बजट की जो गर्मी हुई थी मार्केट में, फार्मा स्टॉक्स अंडर परफॉर्म्ड. इनफैक्ट फार्मा स्टॉक्स यील्डेड नेगेटिव रिटर्न्स. तो ये पेंडेमिक के सेकेंड वेव आने से और घबराहट होने से आई थिंक फार्मा स्टॉक्स इन द शॉर्टर टर्म कुड रिलेटिवली आउट परफॉर्म. मेटल्स रहेगी एक मोमेंटम बेट. डिक्लाइंस आई थिंक आईटी कुड अगेन बी अट्रैक्टिव. बट अगर मेरा मानना है कि किसी को कुछ लेना हो तो आई थिंक प्ले द स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर. आई थिंक काफी सारे स्टॉक्स इसमें आज भी अट्रैक्टिव है. हाँ जी, काफी लोगों की अटेंशन पड़ चुकी है, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे जरूर हो चुके, लेकिन एज अ बिजनेस, धंधे के अनुसार से आई थिंक दिस बिजनेस हैज टू गो वेरी फार. सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू नेम्स इन दिस पर्टिकुलर स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट. क्लियर डिस्क्लोजर के साथ कहना चाहूंगा, लाइक थैलिक एनाइड्राइड मैन्युफैक्चरर आईजी पेट्रो, तिरुमला केमिकल्स, Privy Specialty Chemicals, a lot of this type of companies, Atul Limited, I think they all provide good buying opportunities. So भले इसमें थोड़ा सा correction आए, I think they will be much higher from where they are over the next 6 months to 9 months. तीन स्टॉक्स है केमिकल स्पेस से, एग्री स्पेस से, जो आप खरीद सकते हैं. आईजी पेट्रो, प्राइवी केमिकल्स, सुप्रीम पेट्रो, प्रिंस प्राइप, एस्ट्रल लिमिटेड या एस्ट्रल पॉली जिसका जिक्र आज सुबह हो भी रहा था, राजेश जी भी कह रहे थे, वीएसटी टीरस, ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी. और डिफेंसिव में फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, ये सेक्टर्स तो सदाबहार है ही. मेहरबान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर साथ ही स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए. तो बाजार थोड़े कमजोर हो सकते हैं कोरोना के मामलों के चलते, और वो आपके लिए निवेश का बेहतरीन मौका होगा, ये मानना है मेहरबून सर का. आइए बाजार पर डाल लेते हैं नजर. थोड़ी रिकवरी के आसार आए निचले स्तरों से. 14,300 पर पहुंचा है निफ्टी, लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से होती हुई दिखी है. बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से लगभग 300 पॉइंट रिकवर होकर 30,700 पर पहुंचा. तो पहले घंटे का जो लो है वो बाजार ने अब तक होल्ड किया है. ये एक कम से कम रिलीफ वाली बात आप एक तरह से मान सकते हैं इस वक्त आपके लिए. आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिखा है. एक बार मैं टॉप गेनर और टॉप लूजर बता दूं आपको क्या चल रहा है इस वक्त. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डीएलएफ, जो यानी कि हमेशा हाई बीटा स्टॉक्स हैं, वायदा कारोबार में ये चार गिरने में सबसे आगे. और मजबूत शेयरों में देखेंगे तो डॉक्टर लाल पैथलैब, अपोलो हॉस्पिटल, ये दो स्टॉक हैं जो सबसे मजबूत है आज के लिए. आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है और धन्यवाद अदा करेंगे वागले साहब का, बंसल जी का. आज कुणाल जी शो में नहीं है, छुट्टी पर हैं. जय ठक्कर साहब का धन्यवाद, जैन साहब, राजेश पालिया जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज मॉर्निंग शो में. दोपहर के शो में आपसे सबसे फिर होगी मुलाकात. मुझे और दीप को इजाजत दीजिए. उससे पहले आप सबसे निवेदन है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए. देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन. जय हिंद.